नमस्कार मित्रों, डैफोडिल कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लासेज या पिछले वीडियोस के अंदर देखा था कि अभी हम पॉलिटिकल साइंस की प्रारंभिक कक्षाएं पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत भारत के संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान सभा, इस संविधान की अनुसूचियाँ व संविधान के भाग आदि के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब आज से हम इस क्लास की विधिवत शुरुआत कर रहे हैं और इसका जो प्रारंभिक चैप्टर जिसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तौर पर जाना जाता है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि स्पष्ट है, प्रस्तावना, किसी भी विषय की प्रस्तावना वो चीज़ होती है जो उसका पूरा जो खाका है वो शुरुआत या प्रारंभिक स्टेज पर खींच दे। अगर हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के दृष्टिकोण से बात करें तो भारतीय संविधान में जब संविधान निर्मित हुआ था, या हम यूँ कहें 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस वक्त 395 अनुच्छेद थे। यद्यपि ये एक अलग इश्यू है कि आज तक संविधान के अनुच्छेदों की संख्या है वो 460-65 के आसपास चली गई है, लेकिन वो 460-65 या उस समय के 395 अनुच्छेद कहना क्या चाहते हैं, वो सारी की सारी बातें भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पढ़ने मात्र से स्पष्ट हो जाती है। तो प्रस्तावना या प्रेम्बल वो एक ऐसा प्रारूप होता है कि जिसमें इस दस्तावेज के उद्देश्य क्या है, इस दस्तावेज के स्रोत क्या हैं, या इस दस्तावेज के निर्माण करने के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग हुआ है, या इसका असली निर्माणकर्ता कौन है, वो जो सारी चीज़ें हैं प्रस्तावना के अंदर लिखी जाती है। अब अगर हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना की चर्चा करें, इसकी पृष्ठभूमि में जाएं, तो हमें 1919 का अधिनियम व 1935 के अधिनियम का थोड़ा सा विवरण जानना आवश्यक होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, आज का हमारा टॉपिक ये रहने वाला है। अब कई जगह इस प्रस्तावना का, विशेषकर पॉलिटिकल साइंस की बुकों में भी उद्देश्य का जिक्र आता है, और वो प्रस्तावना और ये उद्देश्य का दोनों को एक ही बात है, एक ही रूप में जाना जाता है, और इन दोनों का तात्पर्य भी एक ही होता है, क्योंकि जो नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव था वही जाके बाद में उद्देश्य का या भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी है। तो अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो देखिए, सबसे पहले प्रस्तावना का जिक्र है वो 1919 के अधिनियम में किया गया था, और 1919 के अधिनियम में प्रस्तावना जोड़ी गई, इसी कारण इसको उत्तरदायी शासन भी कहा जाता है। अब इससे आगे चल के भारत शासन अधिनियम 1935 व भारत शासन अधिनियम 1947 के बारे में भी हम लोगों ने चर्चाएं पिछली क्लासेस में कर ली है, लेकिन 1935 के अधिनियम में ये जो 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना थी उसी को एजेट रख दिया गया, या हम यूँ कह सकते हैं कि 1935 के अधिनियम में कोई अलग से प्रस्तावना नहीं जोड़ी गई थी। वो जो प्रस्तावना 1919 के अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, उसमें जो प्रस्तावना शामिल की गई थी वही प्रस्तावना 1919 के अधिनियम में थी। तो 1919 के अधिनियम की अगर हम बात करें तो उसमें उत्तरदायी शासन था ही, जबकि 1935 प्रस्तावना सेम थी, या प्रस्तावना के बारे में हम कह सकते हैं वही रखी गई। परंतु ये जो दोनों घटनाएं हैं, चाहे वो 1919 की घटना रही होगी या फिर 1935, ये दोनों घटनाएं हैं वो अंग्रेज भारत की है, या हम ये कह सकते हैं कि उस वक्त गुलाम भारत के वक्त की हम बात कर रहे हैं। जबकि हम जब संविधान शुरू कर चुके हैं तो ये दायित्व पूरा का पूरा स्वतंत्र भारतीयों को मिला हुआ था। तो स्वतंत्र भारत में प्रस्तावना क्या है, किस तरीके से शामिल की गई, इसमें कौन कौन से ऐसे मुख्य तथ्य है जो प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं, तो जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो अगर स्वतंत्र भारत की बात करें तो हमने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 के दिन की चर्चा की थी, और 13 दिसंबर 1946 को एक घटना हुई थी। ये जो हमारी संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन था, और वो घटना हम उद्देश्य प्रस्ताव के तौर पर जानते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव। अब ये जो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को हमारे अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जब प्रस्तुत किया गया, और जवाहरलाल नेहरू ने या पूरी संविधान सभा ने इस आशय के साथ इसको प्रस्तुत किया था कि इसका तो शायद ही कोई विरोध करेगा या तुरंत ही ये पास हो जाएगा, परंतु ये जो हमारा प्रथम अधिवेशन था उसी दौरान एक विवाद उत्पन्न हो गया, और ये जो 13 दिसंबर 1946 का उद्देश्य प्रस्ताव था उसका एम आर जयकर जो बॉम्बे प्रांत से एक संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने चैलेंज कर दिया या उसका विरोध कर दिया। और विरोध का कारण ये था
क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को स्पष्ट था कि संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने स्थान या प्रतिनिधित्व नहीं किया था या भाग नहीं लिया था। तो उन्होंने ये कहा एम.आर. जयकर ने कि देखिए आज के दिन इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये देश है वो हिंदू और मुसलमान दोनों का है। और जब 13 दिसंबर 1946 की जो संविधान सभा की बैठक की हम बात करें तो उसमें मात्र 207 सदस्य थे, जबकि निर्वाचन या मतलब सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई थी। तो उन्होंने ये कहा कि अभी सदस्य है वो बहुत कम है, मुस्लिम लीग का भी प्रतिनिधित्व नहीं है। दूसरी बात है रियासतों के जो प्रतिनिधि आने थे, जिनका भी नॉमिनेट होकर जो इस संविधान सभा के बाद में अंग बनेंगे, तो वो सदस्य भी अभी यहाँ नहीं है, उपस्थित नहीं है। तो इतने कम सदस्यों के बहुमत से या इतने कम सदस्यों की राय से अगर हम इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज बनेगा, और ये हम कह सकते हैं कि सारे लोगों को राजनीतिक न्याय जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमें इंतजार करना चाहिए। और देखिए इसकी वजह ये रही कि 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था वो असफल हो गया, और उसके बाद में 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव जो दूसरा कांग्रेस संविधान सभा का अधिवेशन हुआ उसमें ये पास हुआ, और उसमें ये पास हुआ तो यही उद्देश्य प्रस्ताव है वो एक नए रूप में आया, और उसका नाम था उद्देशिका, या हम कह सकते हैं प्रस्तावना। तो अगर हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो उसकी अगर हम पृष्ठभूमि को देखें तो गुलाम भारत में ये सिचुएशन रही है, और स्वतंत्र भारत में इसका ये स्वरूप रहा है। गुलाम भारत में 1919 के अधिनियम में भी इसका प्रावधान कर दिया था, 1935 के अधिनियम में इसको एज इट शामिल कर लिया गया। और जब स्वतंत्र भारत की बात करें तो प्रथम अधिवेशन में नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जिसकी तारीख 13 दिसंबर 1946 है प्रस्तुत की गई, लेकिन एम.आर. जयकर केवल एकमात्र ऐसे सदस्य थे जो संविधान सभा के, यद्यपि वो सदस्य अलग थे, थोड़े थे। अगर सारे सदस्य संविधान सभा में होते तो हो सकता है कि उसमें एक दो विरोधी और भी आ जाते, लेकिन एम.आर. जयकर ने विरोध किया, और उनका विरोध करना भी लाजमी था। इसके पीछे उन्होंने ये कारण बताया कि देखिए ये जो हम हैं इस उद्देश्य प्रस्ताव को मंजूर जरूर कर लेते हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ सारे लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है, ना तो मुस्लिम लीग इसमें शामिल है और ना ये रजवाड़ों के लोग हैं, इस वजह से इसका विरोध किया। लेकिन वो दूसरे अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित हो गया, और प्रस्ताव पारित होने की वजह से ही इसे उद्देशिका या प्रस्तावना के रूप में भारत के संविधान में शामिल कर दिया गया। तो ये तो इसकी रही पृष्ठभूमि की बात। अब कंपटीशन के व्यू से ज्यादा जो प्रश्न बनते हैं, या इसमें कैसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जिनके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो एक तो इसमें ये जो चीज है वो महत्वपूर्ण है, ये उद्देश्य प्रस्ताव इसके द्वारा पेश किया गया, कब पेश किया गया, विरोध किसके द्वारा किया गया, और ये पास कब हुआ, या उद्देशिका के रूप में किस रूप में। और एक ये जो 1919 के अधिनियम में जो प्रस्तावना जोड़ी गई उस वजह से शासन का स्वरूप कैसा था, तो उत्तरदायी शासन जो था, ये दो चीजें हम ये कह सकते हैं गुलाम भारत के दृष्टिकोण से या गुलाम भारत में प्रस्तावना के संबंध में जो डिसीजन लिए गए थे उनसे रिलेटेड प्रश्नों के तौर पर पूछी जा सकती है। अब जब हम ओरिजिनल प्रस्तावना जो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने इस तरीके से शुरू होती है, तो वो जो प्रस्तावना है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए मित्रों, अगर हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमें कई चीज उपलब्ध करवाती है। नंबर 1, भारत में के संविधान के स्रोत, भारत के संविधान के स्रोत, अर्थात भारत का संविधान बनाया किसने है, और इस आज लोकतांत्रिक जो पिक्चर हम देख रहे हैं हमारे देश में, इसमें सुपीरियर कौन है या सर्वोच्च शक्ति किसके पास है। क्योंकि विवाद होता है, कई लोग कहते हैं संसद सर्वश्रेष्ठ है, कई लोग कहते हैं न्यायपालिका सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, और ये प्रस्तावना ही स्पष्ट करती है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रस्तावना अपने पास एक अच्छे स्रोत के तौर पर उपलब्ध है, जिससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि किसके पास सुपीरियरिटी है, कौन गौण है, कौन मुख्य है, ये जो चीजें। तो संविधान के स्रोत के बारे में प्रस्तावना अपनी राय व्यक्त करती है। दूसरा, संविधान के उद्देश्य, भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या है, ये जो उद्देश्य है ये भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट हो जाते हैं कि इस कारण
ये संविधान निर्मित किया गया है। मतलब ये हमने ये जो संविधान बनाया है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है, हमारा एम क्या रहने वाला है, वो सारा का सारा हम जब 5-4 लाइन इनिशियल स्टेज में जब पढ़ते हैं प्रस्तावना की, तभी से ये चीजें स्पष्ट हो जाती है। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे प्रस्तावना हमें और क्या उपलब्ध करवाती है, तो तीसरी जो चीज है वो है शासन का स्वरूप। यहाँ शासन के स्वरूप का मतलब कि जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया और लागू होने के उपरांत हमारे देश में जो राज चलाया जाएगा उसका स्वरूप कैसा रहेगा, वो तानाशाह रहेगा या लोकतांत्रिक रहेगा, ये जो सारी चीजें है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्पष्ट करती है। अभी हम इनका बिंदुवार डिस्कशन करेंगे और अंतिम जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान लागू होने की तिथि या दिनांक स्पष्ट करती है कि किस तारीख को संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने की तिथि ये जो चार चीज है ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना से हमें पता चलती है और वो एक बहुत स्पष्ट विश्लेषण प्रस्तुत करती है। पूरा संविधान ना पढ़े और अगर हम प्रस्तावना को पढ़ लिया तो ये जो चारों चीजें हैं वो स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय संविधान किसने बनाया है, भारतीय संविधान बनाने के पीछे उद्देश्य क्या रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार जब राज्य चलाया जाएगा तो उस शासन की या उस राज्य का स्वरूप क्या होगा, पद्धति क्या होगी और भारतीय संविधान लागू किस तारीख हुआ है, ये जो सारी चीजें हैं ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट हो जाती है। तो स्रोत की अगर हम बात करें तो देखिए भारतीय संविधान का प्रारंभिक जो है वो ये है, हम भारत के लोग। तो इस लाइन के साथ जब ये शुरू होता है कि हम भारत के लोग, इसका मतलब ये है कि सारी की सारी शक्ति संविधान को बनाने की और संविधान को स्वीकारने की भारत के लोगों में है। अर्थात अगर हम सुपीरियरिटी की बात करें, संविधान बनाने वालों की बात करें, तो संविधान बनाने वाले भी भारत के लोग ही हैं, संविधान को लागू करने वाले भी भारत के लोग हैं और संविधान के अनुसार शासन चलाने वाले भी भारत के लोग ही हैं। और इसके साथ साथ राजनीतिक गलियारों में बड़ा बहस का विषय हो जाता है, क्योंकि बहुत बार न्यायपालिका के ऐसे डिसीजंस आते हैं जो संसद के शक्ति को चैलेंज करते हैं। बदले में संसद जो है अनुच्छेद 368 के माध्यम से उसी न्यायपालिका के निर्णय को चेंज करने के लिए कई बार ऐसे कानून बनाती है जिन्हें हम काला कानून या हम ये कह सकते हैं तानाशाही कानून, ये इस प्रकार के कानून जो आते हैं तो तब टकराव होता है और उस दौरान बहस चल पड़ती है कि भाई भारत में संसद सबसे ज्यादा शक्तिशाली है या फिर न्यायपालिका सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो अगर हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो उसकी पहली लाइन में ये लिखा हुआ है, ना तो भारत की संसद सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और ना ही भारत का न्यायिक सिस्टम या न्यायिक प्रणाली है या न्यायपालिका है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। इन दोनों की जो शक्ति है उसको भारत की जनता ने बांध रखा है। सबसे ज्यादा अगर कोई पावरफुल भारत में कोई यूनिट है, इकाई है, तो वो है भारत की जनता। यद्यपि वो अलग चीज है कि व्यवहार में किस तरीके से इसका यूज किया जा रहा है, लेकिन अगर हम सैद्धांतिक दृष्टिकोण से देखें, सिद्धांतों के आधार पर बात करें, तो सबसे ज्यादा पावर भारत में अगर किसी में है तो वो भारत के लोगों में, क्योंकि उन्हीं के द्वारा भारत के संविधान की रचना की गई है, उन्हीं के द्वारा भारत के संविधान को लागू किया गया है और वही भारत के संविधान के अकॉर्डिंग भारत में शासन चला रहे हैं। तो ना तो संसद के पास शक्ति है ना न्यायपालिका, यद्यपि इनका किसी विषय के अंदर झुकाव होता है, एक में न्यायपालिका ज्यादा भारी पड़ती है तो दूसरे में संसद ज्यादा पावरफुल हो जाती है, लेकिन एवरेज की अगर हम बात करें, औसत की अगर हम बात करें तो वो है भारत के लोग। और संविधान का स्रोत अर्थात हम ये कहें कि संविधान को बनाने वाले कौन हैं, तो उस दौरान भी ये स्पष्ट है कि संविधान का निर्माण करने वाले भी भारत के लोग ही हैं जिन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया। अब सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है भारतीय संविधान के उद्देश्य, और ये जो उद्देश्य है यहाँ फैक्चुअल टाइप कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, हमने भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज आती है, भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय उपलब्ध करवाने। अब देखिए, भारत के संविधान का जो मुख्य कार्य है वो ये है कि भारत में चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे वो सबसे ज्यादा अमीर हो, सबसे ज्यादा गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, अगर वृद्ध है या फिर जवान है, तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन सभी लोगों को सामाजिक,
सामाजिक का मतलब समाज में जो न्याय है, सामाजिक न्याय का मतलब ये है कि संविधान लागू होने से पहले या देश आजाद होने से पहले हमारे देश में किस तरीके से विभिन्न वर्गों के बीच में छुआछूत होता था, किस तरीके से अनटचेबिलिटी की जो समस्या थी उस समस्या का निराकरण करना, ये जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनका निपटारा करना। तो हमारे संविधान का ये उद्देश्य है कि समाज के अंदर जो भेदभाव है उसको पूर्णतः समाप्त करना। आर्थिक न्याय का मतलब होता है गरीबी और अमीरी की जो एक बहुत बड़ी खाई बनी हुई है, या हम ये कह सकते हैं जो आर्थिक असमानता बनी हुई है उसको समाप्त करना। सारे लोग जो हैं वो गरीबी के कुचक्कर से बाहर निकलें और किसी भी व्यक्ति के पास संसाधनों का जमावड़ा ना हो जाए, या मतलब व्यक्ति इतना ज्यादा अमीर ना हो जाए कि वो अपने आप को तानाशाह समझने लगे। तो गरीबी और अमीरी का भेद मिटाने की जो व्यवस्था की गई उसे आर्थिक न्याय। और राजनीतिक न्याय का मतलब पुराने जमाने में राजा रजवाड़े होते थे, अगर राजा शासन करता है तो उसकी मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र शासन करेगा। जबकि आधुनिक या वर्तमान भारत की अगर हम बात करें तो राजनीतिक न्याय का विधान किया गया है। और राजनीतिक न्याय का मतलब है व्यक्ति किसी भी श्रेणी का हो, किसी भी वर्ग का हो, जाति धर्म का कोई भी ये बाउंड नहीं रहेगा, सारे के सारे वो राजनीतिक कार्यों के अंदर वो भागीदारी ले सकते हैं। मतलब उनको चुनाव लड़ने, उनको शासन संचालित करने, चुनाव के अंदर भाग लेने, ये सारी की सारी क्या है सुविधाएं उपलब्ध होगी। और उसी आधार पर व्यवस्था भी की गई है। हमारे यहाँ लोकसभा विधानसभा के चुनाव में आरक्षण है, क्योंकि जो वर्ग बहुत ज्यादा अछूता बच गया उसके लिए आरक्षण का प्रावधान किया है। पंचायती राज में भी हम देखते हैं कि किस तरीके से महिलाओं को 50% रिजर्वेशन और SC ST को भी उनकी कैटेगरी के आधार पर जो आरक्षण दिया जाता है, तो वो ये कि राजनीतिक न्याय है। तो 3 प्रकार के भारतीय संविधान में न्याय की बात की गई है, और वो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब कई बार ये प्रश्न उठता है कि निम्न में से किस प्रकार के न्याय की बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। और उत्तर ऑप्शन में लिखा जाए सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और धार्मिक न्याय, तो स्वाभाविक सीधी सी बात है कि अपना उत्तर जो है वो डी होगा। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। इसकी संख्याओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, तो अपना उत्तर है वो 3 होगा। क्योंकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कई बार है इनके क्रम को लेकर पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान में जो न्याय, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो न्याय का प्रारूप तय किया गया है या न्याय की व्यवस्था की गई है उसका सही क्रम क्या है। अगर ऑप्शन आ जाए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, ऑप्शन आ जाए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ऑप्शन आ जाए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और ऑप्शन आ जाए आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, तो सीधी सी बात है अपना उत्तर जो है वो सी होगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो इसका क्रम है और इनकी संख्या, इनके बारे में जानना आवश्यक है। उद्देश्य के तौर पर देखिए इसके अलावा एक और है। न्याय की बात करें तो 3 न्याय हो गए, और स्वतंत्रता की बात करें तो भारत के लोगों को 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, 5 प्रकार की छूट दी गई है। और वो क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब कोई चीज का विचार करने के उपरांत उस चीज को अभिव्यक्त करना, बोलना, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। उपासना मतलब पूजा पाठ। अब ये जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है ये भी भारतीय संविधान के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है कि भारतीय संविधान ये प्रयास जरूर करेगा कि भारत के नागरिकों को विचार करने की स्वतंत्रता हो, व्यक्त करने की स्वतंत्रता हो, धर्म को मानने की स्वतंत्रता हो, विश्वास की स्वतंत्रता हो और उपासना की स्वतंत्रता, मतलब अपने हिसाब से पूजा पाठ करने या अपने विधि विधान से अपने इष्ट को मानने, ये जो सारी स्वतंत्रता है ये भारतीय संविधान का प्रथम उद्देश्य ये रहेगा कि वो भारत के नागरिकों को ये जो चीजें उपलब्ध करवाएं। तो उद्देश्य के तौर पर कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। तो स्वतंत्रताओं की बात करें तो 5 प्रकार की, और ये जो है भारतीय संविधान के बजाय ऐसा प्रश्न पूछा जाता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में या फिर भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, तो अपना जो उत्तर है वो 5 होगा। एक बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन एक बार पूछा गया है 2013 के HM के पेपर में, उसमें ये पूछा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यहाँ थोड़ा सा आप रुक के इस प्रश्न को सुनने की चेष्टा करें। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? प्रश्न को दोबारा सुनने की कोशिश करें। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? और उस जगह उत्तर था प्रस्तावना में, ए ऑप्शन।
दूसरा प्रस्तावना व मूल अधिकारों में, प्रस्तावना व मूल अधिकारों में, सी ऑप्शन मूल अधिकारों में, और डी ऑप्शन नीति निर्देशक तत्वों में। तो स्पष्ट है अपना उत्तर होगा 2 नंबर। यद्यपि अभी हम मूल अधिकार नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा एडवांस में आपको बता रहा हूँ कि जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे, उसमें अनुच्छेद 19(1) का जो छोटे वाला ए है, उसके अंदर स्पष्ट लिखा गया है कि भारतीय लोगों को बोलने की स्वतंत्रता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो जरूरी नहीं है कि मूल अधिकारों में या व्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। व्यक्ति की स्वतंत्रता है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी दी गई है। तो अपना उत्तर जो है वो 2 होगा, क्योंकि जब ऑप्शन में मूल अधिकार व प्रस्तावना को एक ऑप्शन के तौर पर सूचीबद्ध किया गया है, तो स्वाभाविक अपना उत्तर वही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भारतीय संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता व 3 प्रकार के न्याय का जिक्र है, और ये भारतीय संविधान के उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं कि ये क्यों बनाया गया है उद्देश्य। इससे आगे चल के हम शासन के स्वरूप की बात करते हैं कि भारत में जो शासन चलाया जाएगा या भारत में जो लोग राज करेंगे तो किस प्रकार का शासन चलाएंगे, लोकतांत्रिक चलाएंगे, तानाशाही शासन चलाएंगे, राजशाही होगा, कुलीन तंत्र होगा। तो इसके लिए हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द जो हैं उनको पढ़ते हैं, और उसमें हम भारत के लोग, ये जो है इससे आगे जाके भारत को, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व है, देखिए संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिए लिखा गया है भारतीय संविधान के प्रस्तावना की पहली लाइन में कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिए। तो ये जो लाइन है या ये जो सारे शब्द हैं, ये सारे के सारे शब्द हमारे भारत के शासन के स्वरूप को तय करते हैं कि भारत के शासन का जो पद्धति होगी, जो प्रणाली होगी, वो कैसी होगी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये हमने पॉलिटिकल साइंस की पहली क्लास में चर्चा की थी। इसका मतलब है संप्रभुता, अर्थात भारत एक ऐसा राष्ट्र होगा जिस पर बाहरी किसी भी देश का कोई हस्तक्षेप या दबाव नहीं होगा। ना हम अमेरिका से डरेंगे, ना हम चाइना की बात मानने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि हमारा जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर रहेगा और जिसमें हमारे देश का अहित नहीं होना चाहिए। तो संप्रभुता का मतलब है किसी दूसरे देश के दबाव में आके काम न करना। अगर कोई दबाव में आके काम करता है तो वो संप्रभु नहीं है, जबकि हमारा देश है वो संप्रभु रहेगा। हम अपना काम अपनी मर्जी के हिसाब से करेंगे, उसे संप्रभुता या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बोलते हैं। समाजवादी, अब समाजवादी शब्द है, इसकी बहुत विस्तृत व्याख्या है और इसके लिए अपने को पॉलिटिकल साइंस का एक कॉन्सेप्ट जिसे पूंजीवादी बोला जाता है उसको पढ़ने की जरूरत है। अब पूंजीवादी और समाजवाद की अगर हम चर्चा करें, देखिए पूंजीवाद वो सिस्टम होता है जिसमें आदमी सारा का सारा काम अपनी मर्जी से करे, कहाँ उसको पढ़ना है, क्या उसको खाना है, कहाँ उसको कमाई करनी है, किस तरीके से संसाधनों का यूज करना है, जिसमें आदमी की ही सारी की सारी चलती है। मतलब राज्य वो किसी भी प्रकार का उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता, उसे कहते हैं पूंजीवाद। और ये पूंजीवाद है, ये सबसे ज्यादा चलता है अमेरिका के अंदर। वहाँ लोगों को इतनी ज्यादा छूट दी गई है, इतनी ज्यादा स्वतंत्रता दी गई है कि वो सारे के सारे लोग हैं अपनी मर्जी के हिसाब से काम करते हैं। जबकि ये जो समाजवादी शब्द है ये उस पूंजीवाद का बिल्कुल उल्टा है। इसका मतलब ये है कि समाजवाद के अंतर्गत जो लोग काम करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूर्णतः स्वतंत्र रहेंगे। उनके काम या उनके काम करने के लिए जो क्षेत्र हैं उन पर कुछ हद तक राज्य का नियंत्रण रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम खनिज संसाधनों की अगर बात करें, मान लीजिए हमारे पास कोई 20 बीघा जमीन है अपनी, और उस 20 बीघा जमीन में अगर 1 फीट नीचे कोई भी खनिज निकल गया तो वो सारा का सारा राज्य सरकार या भारत सरकार का होगा। तो इस तरीके से वो जमीन का मालिकाना हक अपने पास होने के बावजूद भी उस जमीन के नीचे की जो संपत्ति है उस पर सरकार का है। सरकार अपने लिए कार्यों के घंटे तय करती है कि श्रमिक है वो 8 घंटे काम करेंगे, कुछ लोग वो 10 घंटे काम करेंगे। अपने को बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वन्य जीव है या फिर वन संपदा है, उन पर अपने को इतनी ज्यादा लिबर्टी नहीं है जितने पूंजीवाद राष्ट्रों में होती है। तो समाजवाद का मतलब होता है जहां राज्य का नियंत्रण हो, अर्थात हमारे भारत में संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण रहेगा, जहां राज्य का नियंत्रण हो। और मैं एक बात स्पष्ट यहाँ कर दूं, यहाँ राज्य का मतलब देश से है ना कि स्टेट से है। जहां राज्य का नियंत्रण हो उसे समाजवाद कहते हैं। पंथ निरपेक्ष,
अब पंथ निरपेक्ष है और एक इससे मिलता जुलता शब्द है जिसको धर्मनिरपेक्ष भी बोला जाता है। अब ये दोनों जो शब्द हैं वो लगभग एक ही जैसे है, लेकिन अगर हम धर्म या पंथ की बात करें तो इनमें बहुत बड़ा फर्क है। धर्म का मतलब होता है आदमी का कर्तव्य। आदमी क्या काम करता है, एक पुत्र है तो उसका कर्तव्य ये है कि वो अपने माता पिता की सेवा करे। एक पति है तो उसका कर्तव्य ये है कि वो अपनी पत्नी की जरूरतों को पूरा करे और अपने बच्चों के लिए जो फंडामेंटल फैसिलिटीज है उनको उपलब्ध करवाए। एक नागरिक का कर्तव्य ये है कि वो देश के लिए काम करे, या मतलब अपनी सीमाओं या अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ के और एक विस्तृत अर्थ पर समाज के लिए जो काम करे। तो ये सारा का सारा जो कर्तव्य है उसे धर्म कहा जाता है। क्योंकि धर्म शब्द जो है वो पॉलिटिकल साइंस के अंदर बहुत फैला हुआ शब्द है। कई लोग नासमझी में धर्म का अर्थ हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म ये ले लेते हैं, जबकि इनको हमें संप्रदाय कह सकते हैं। धर्म एक अलग चीज होती है, संप्रदाय एक अलग चीज होती है, और संप्रदाय और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो आपस में पर्यायवाची है। तो हम इसको संप्रदाय निरपेक्ष बोले तो भी ज्यादा सही रहेगा। धर्म निरपेक्ष बोलना थोड़ा सा अजीब बन जाता है, और वो उस वक्त बन जाता है जब हमें धर्म की परिभाषा का अच्छी तरीके से ध्यान हो। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है कि राज्य का खुद का कोई धर्म नहीं। जैसा इस्लामिक स्टेट्स जो होते हैं, मुसलमान देश जो होते हैं, वहाँ राज्य का धर्म है वो मुस्लिम रहता है। जैसे अपने खास पड़ोसी पाकिस्तान के अंदर भी इस्लाम है राज्य का धर्म, जबकि हमारे यहाँ किसी भी राज्य का या हम ये कहें पूरे देश का कोई धर्म नहीं है। और यहाँ सारे धर्म के लोग अच्छी तरीके से रह सकते हैं, अपने धर्म को मान सकते हैं, और होता भी है। यहाँ सिख धर्म के लोग अपने सिद्धांतों को मानते हैं, हिंदू अपना काम करते हैं, मुस्लिम है अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है राज्य का अपना खुद का कोई भी संप्रदाय नहीं होगा, और यहाँ किसी भी स्कूल से या किसी भी पंथ या किसी भी संप्रदाय को मानने वाले सारे लोग आराम से बच सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। उनमें किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोकतांत्रिक, जिसका अर्थ आप समझते ही है कि यहाँ सरकार को चुनने के लिए जनता के द्वारा चुनाव होंगे, और जनता जिस व्यक्ति को बहुमत देगी वही व्यक्ति है वो शासन संचालित करेगा या राज करने की शक्ति उसके पास होगी। एक होता है कि लोकतांत्रिक की जगह ये तानाशाही या मोनार्की जिसको बोला जाता है, उसमें क्या होता है कि जब एक राजा है वो राज करेगा, उसके बाद में उसकी संतान राज करेगी, उसके बाद में, तो ये पीढ़ीगत काम चलता रहता है। जबकि लोकतांत्रिक का मतलब है यहाँ चुनाव के आधार पर सत्ता का विभाजन या सत्ता का सुनिश्चय होगा। कौन किसके पास, जिस पार्टी के पास बहुमत आएगा वही चुनाव शासन संचालित करेगी। और गणराज्य का मतलब है भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ना कि इंग्लैंड की तरह। अब इंग्लैंड में अगर हम महारानी एलिजाबेथ की बात करें तो उसके बाद में उसका बेटा जो प्रिंस है वो राष्ट्रपति के तौर पर या सम्राट के तौर पर काम करेगा। लेकिन हमारे यहाँ रामनाथ कोविंद के जो पुत्र हैं वो जरूरी नहीं राष्ट्रपति बन जाएंगे। हाँ, वो अलग चीज है कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में उनकी जीत होती है तो वो राष्ट्रपति पद का निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि रामनाथ कोविंद के चले जाने के बाद में उनका पुत्र राष्ट्रपति बनेगा। राष्ट्रपति का हमारे यहाँ क्या होगा, चुनाव होगा, और इसी कारण इसको गणराज्य कहते हैं। तो ये है हमारे शासन का स्वरूप, और ये जो स्वरूप है वो सारा का सारा हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिया है। तो संविधान की प्रस्तावना जो है वो भारत के संविधान के स्रोत, मतलब जनता, सारी पावर जनता के पास है। संविधान के उद्देश्य के अंदर 3 प्रकार के न्याय व 5 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र है, और शासन का स्वरूप जिसमें मैं अलग अलग शब्दों के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, लोकतांत्रिक क्या होता है, और गणराज्य या गणतंत्र क्या होता है, ये जो सारी चीजें हम स्पष्ट कर चुके हैं। अब है संविधान लागू होने की तिथि। अब भले ही ये चाहे आंशिक रूप से हो, यद्यपि 26 जनवरी और 26 नवंबर इसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन जब हम संविधान की बात करें, प्रस्तावना की बात करें, तो उस प्रस्तावना में लिखा है कि आज 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा अधिनियमित, आत्म अर्पित व अंगीकृत करते हैं। स्पष्ट लिखा हुआ है, एकदम अंतिम जो शब्दावली है उस रूप में कि आज 26 नवंबर 1949 को हम ये भारत का संविधान है वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, या हमें उसको स्वीकार करते हैं। और 26 नवंबर 1949 इस संविधान के लागू होने की तिथि यद्यपि राजनीतिक गलियारों में मानी जा सकती है। इसके पीछे का जो 26 जनवरी व 26 नवंबर में जो अंतर है वो आप सब लोगों को पता ही है कि 1930 के कांग्रेस अधिवेशन के उस 26 जनवरी के दिन को महत्व देने के लिए हमने 2 महीने इंतजार किया। यद्यपि हमारे संविधान के जो 16 अनुच्छेद है वो 26 नवंबर 1946 को लागू किए जा चुके थे। तो ये चीज भी हमारे संविधान की प्रस्तावना में मिलती है। अब इसके बाद में अगर हमें 2000 और जो महत्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तावना से रिलेटेड पूछे जाते हैं उनकी अगर हम चर्चा करें
तो वो ये है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है। तो भारत शब्द कितनी बार आया है, इसका उत्तर होगा 2। क्योंकि एक तो ये हम भारत के लोग हैं, और फिर उसके बाद में लिखा है भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। तो एक तो ये भारत, और एक इसके तुरंत बाद यहाँ भारत शब्द आया। तो भारत शब्द जो है वो 2 बार आया। ऐसा प्रश्न भी पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में भारत शब्द कितनी बार आया। इसके अतिरिक्त एक शब्द और भी है जिसे हम कहते हैं बंधुत्व, ब्रदरहुड। जो हमारे मौलिक कर्तव्यों की अगर हम बात करें, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो हम 51 अनुच्छेद या 51 अनुच्छेद में पढ़ेंगे, उस दौरान लिखा हुआ है भाईचारा शब्द, जबकि यहाँ लिखा हुआ है, प्रस्तावना के अंदर लिखा हुआ है बंधुत्व शब्द। तो एक तो ये बंधुत्व शब्द, और इसके अतिरिक्त 2 महत्वपूर्ण शब्द और हैं, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व। ये जो तीनों शब्द है, एक प्रश्न इनसे रिलेटेड पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व शब्द कहां से लिए गए हैं। तो ये है, ये फ्रांस की क्रांति का नारा था। जब फ्रांस में क्रांति हुई 1789 में, तो उस क्रांति में नारा ये दिया गया कि हमें क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, हमें समानता चाहिए, और इसके साथ साथ हमें बंधुत्व, या हम सारे लोग हैं वो भाईचारे से मिलजुल कर रहें। तो ये जो फ्रांस की क्रांति के जो नारा, या हम ये कहें कि उसका जो वाक्य था, ध्येय वाक्य था, वहां से ये शब्द लिए गए हैं। तो इन शब्दों के स्रोत के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका उत्तर होगा फ्रांस की क्रांति। तो इस तरीके से भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और समानता की अगर बात करें तो 2 समानताओं का भी जिक्र किया गया है, और वो है प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, तो एक ये समानता और एक ये प्रतिष्ठा की समानता, स्टेटस जिसको बोला जाता है, अवसर जिसमें मतलब सारे लोगों को काम करने का मौका मिले। तो ये जो 2 प्रकार की स्वतंत्रताओं का भी, समानताओं का उल्लेख है, 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, और 3 प्रकार के जो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय है, उनका भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिक्र किया गया है। अब इसके अतिरिक्त एक बड़ा विवादित जो फैक्टर है, वो क्लास के लास्ट में अभी हम पढ़ेंगे, वो है क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है। मतलब जो 395 अनुच्छेद है वो तो 1 से लेकर 395 के क्रम में है ही, यद्यपि उनमें अब विस्तार कर दिया, लेकिन उनको अलग से क्रम नहीं दिया गया है। लेकिन 1 से लेकर 395 अनुच्छेद जब हम पृथक पृथक पढ़ेंगे तो कहीं पर भी उनमें प्रस्तावना नहीं शामिल की गई है। तो क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, इस विषय पर एक विवाद है। क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के जो 2 महत्वपूर्ण डिसीजंस हैं उनके बारे में जाना होगा, और वो जो 2 निर्णय हैं वो एक तो ये है बेरुवाड़ी वाद। बेरुवाड़ी वाद, जो बेरुवाड़ी इलाका है आज के बांग्लादेश में पड़ता है, इधर पश्चिम बंगाल में कूच बिहार का इलाका है उसके नजदीक, और 1960 का है ये। उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये जो क्षेत्र है ये बांग्लादेश या उस वक्त के पाकिस्तान को दे दिया था। एक तो ये डिसीजन, और एक केशवानंद भारती वाद है। केशवानंद भारती वाद ये है, इसके 13 साल बाद 1973 आज तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ के द्वारा दिया गया निर्णय। इन दोनों निर्णयों को जब हम पढ़ते हैं तो अपना ये स्पष्ट होता है क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है। बेरुवाड़ी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना था प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। मतलब जिस तरीके से 368 के तहत हम संविधान में चेंज कर सकते हैं, वैसे हम प्रस्तावना में परिवर्तन नहीं कर सकते। ये 1960 के डिसीजन में दिया गया था। अब जब केशवानंद भारतीवाद 1973 में उत्पन्न हुआ, वो भी मौलिक अधिकारों से या संपत्ति के विवाद से लेके था, जो केरल के केशवानंद थे, केशवानंद वर्सेस भारत सरकार, और उसमें ये तय किया गया प्रस्तावना है वो भारत का अंग है, प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का अंग है। अब देखिए 13 साल बाद या इस अपने जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले निर्णय को पलट के और ये कह दिया प्रस्तावना है वो भारत संविधान का अंग नहीं है, जबकि इसमें एक्सेप्ट कर दिया प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है, और उसमें ये भी कर दिया इस बात को आगे बढ़ा के जिसके तहत 368 के अंतर्गत इसमें परिवर्तन किया जा सकता है।
मतलब हम संविधान को जिस तरीके से बदलते हैं वैसे ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना को बदल सकते हैं। और उसके बाद में 42वां संविधान संशोधन, और 42वां संविधान संशोधन जब किया गया 1976 में, बहुत विवादित संविधान संशोधन है, उसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन हुआ भी। तो एक ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि आज तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितने बार बदला गया है, तो उत्तर होगा अपना 1 बार। और उसमें जो बदलाव किया गया, हटाया कुछ नहीं गया, उसमें कुछ शब्द जोड़े गए, और वो जो शब्द जोड़े गए हैं वो शब्द जोड़े गए हैं 3। और कौन कौन से शब्द हैं वो 3? वो 1 नंबर है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, और तीसरा है अखंडता। ये 3 जो नए शब्द हैं ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन, अर्थात जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया 1973 केशवानंद भारतीवाद में कि प्रस्तावना है वो संविधान का अंग होता है और उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, तो इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल के दौरान इसमें ये परिवर्तन किया था और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। तो ये प्रश्न 50 बार पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बाद में जोड़ा गया। अब 3 ऐसे शब्द दे दिए गए जो पहले थे, समाजवादी शब्द आ गया तो उत्तर समाजवादी हो जाएगा। निम्न में से ऐसा कौन सा शब्द है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहले से था या बाद में नहीं जोड़ा गया? ऑप्शन समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, बंधुत्व आ जाएगा, तो अपना उत्तर बंधुत्व हो जाएगा। एक ऐसा भी प्रश्न है जिसमें ये पूछा गया निम्न में से कौन सा शब्द 1975 से पहले संविधान की प्रस्तावना में नहीं था, और उस जगह ऑप्शन आ गया अंगीकृत, अधिनियमित, आत्म अर्पित और समाजवादी। तो क्योंकि 1975 के बाद में चेंज किया गया, 1976 में जब चेंज किया गया तो समाजवादी शब्द तो 1976 में अस्तित्व में आया था। तो इस प्रकार के जो 3 महत्वपूर्ण शब्द है, इन शब्दों के बारे में अपने को ध्यान रखना चाहिए। तो आज की इस क्लास में विशेष रूप से हम चर्चा जो कर रहे थे वो संविधान की प्रस्तावना की कर रहे थे, और जिनका मैं ब्रीफ प्रेजेंटेशन एक बार आपको पुनः दे देता हूं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जब प्रश्न जो बनेंगे वो ये है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो पृष्ठभूमि की बात करें तो नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, और ये उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बना। अब इसकी तिथि जो है वो हम स्पष्ट कर चुके हैं। इससे पहले भारतीय संविधान ये जो भारत शासन अधिनियम 1919 था या 1935 था, उसमें भी इस प्रस्तावना का जिक्र मिलता है। उसके बाद में अगर इसकी बात करें न्याय, तो भारतीय संविधान में न्याय की संख्या 3 है, स्वतंत्रता की संख्या 5 है, समानताओं की संख्या 2 है, नए जोड़े गए शब्द जो है उनकी संख्या 3 है, और वो 3 कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये जो शब्द है ये बाद में नए जोड़े गए। क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो केशवानंद भारतीवाद के बाद में हम ये कह सकते हैं कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें बदलाव किया जा सकता है। तो इस प्रकार टोटल मिला के प्रस्तावना के बारे में ये इन्फॉर्मेशन थी। अब इससे रिलेटेड जो प्रश्न है उसका हम किसी आगामी क्लास में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।